नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एस्पिरेंट नवंबर के लिए जीके का पार्ट 47 लेके आ चुका हूँ। देखिए, पार्ट 47 का जो पहला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के नूरपुर राजशाही के आखिरी शासक कौन थे। अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के नूरपुर रियासत की, तो इस रियासत के जो आखिरी शासक थे इनका नाम था वीर सिंह। वीर सिंह जो है वो नूरपुर रियासत के अंतिम शासक थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछने वाला आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो नूरपुर रियासत है इसके आखिरी शासक तो वीर सिंह थे, लेकिन इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई। तो नूरपुर रियासत की जो स्थापना है वो जेठपाल, किसके द्वारा, जेठपाल के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, 1000 ईसा पूर्व में जो है इसकी स्थापना की गई थी। अगर बात की जाए नूरपुर का जो पुराना नाम है वो क्या था, तो नूरपुर का जो पुराना नाम है वो क्या था, धमेरी। अब नूरपुर के रियासत के एक राजा थे जिनका नाम था जगत सिंह। जगत सिंह ने जो है वो नूरजा के सम्मान में धमेरी का नाम जो है चेंज करके क्या रखा, नूरपुर रखा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किसके रियासत में धमेरी का नाम नूरपुर हो गया था, या नूरपुर का पुराना नाम क्या है। तो नूरपुर का पुराना नाम धमेरी है। किसके द्वारा चेंज किया गया, तो नूरपुर रियासत के राजा जगत सिंह के द्वारा जो है इस नाम को चेंज कर दिया गया था। अब आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है कि सिकंदर लोदी, जो सिकंदर लोदी जो है जिन्होंने आगरा शहर की स्थापना की थी, इनके द्वारा अगला शहर की स्थापना तो की गई। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि नूरपुर रियासत के ऐसे कौन से राजा है जो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। तो उनका नाम था राजा भीमपाल। नूरपुर के राजा भीमपाल जो है वो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जसपाल एक जो है नूरपुर रियासत के राजा थे, वो किसके समकालीन थे। तो वो अलाउद्दीन खिलजी के क्या थे, समकालीन थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस तहसील में ताबो मठ स्थित है। अगर बात की जाए कि हिमाचल प्रदेश के किस तहसील में जो है वो ताबो मठ जो है, देखिए भरमौर कहाँ पड़ता है, चंबा में, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। पांगी भी कहाँ पड़ता है, चंबा में, तो ये भी नहीं होगा। और कल्पा जो है वो भी किन्नौर में पड़ता है, तो ये भी नहीं होगा। आपको कुछ क्वेश्चन ऑप्शन से ही पकड़ लेने हैं। तो राइट आंसर जो इसका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, काजा। काजा जो है वो क्या है, ताबो मठ जो है वो काजा तहसील में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे ताबो मठ की, ताबो मठ को और क्या क्या कहा जाता है और क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, उससे पहले आप अगर हमसे हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं, क्योंकि ये वो हैंड रिटन नोट्स है जो 15 दिन के अंदर अभी भी आपका पेपर क्वालिफाई करवा सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट के आप हैंड रिटन नोट्स दो कि बहुत ही स्मार्ट तरीके से बनाए गए। हमारा नंबर है 7876145409 में। आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर से हमसे हैंड रिटन नोट्स जो है वो परचेज कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी कॉन्टेक्ट कर ले। जिसके पास अभी समय कम है वो हमारी वीडियोज़ भी देखे, ये भी काफ़ी हेल्प आपकी करने वाली है। और वो नोट्स जो है वो इससे भी ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाला है। यहाँ पे मैं बात कर रहा था ताबो मठ की। ताबो मठ से क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं, तो ताबो मठ को अजंता ऑफ हिमालयाज भी कहा जाता है। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि इसको अजंता ऑफ हिमालय, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में, इस बात को आपने याद रखना है, काजा तहसील में है। और 996 एडी में ये बना था, 996 ईस्वी में ये जो है बना था, और ईसा पूर्व में ईस्वी में बना था। और 1996 में क्वेश्चन आया था कि 1996 में इसे कितने वर्ष हुए थे। तो 1996 में ताबो मठ को बने जो है वो 1000 वर्ष पूरे हुए थे। इस बात को आपने याद रखना है। अब कल्पा कहाँ पड़ता है, देखिए कल्पा की भी बात कर लेते हैं। कल्पा जो है किन्नौर में है, इस बात को आपने याद रखना है। पांगी, पांगी जो है चंबा में, ये भी मैंने आपको बता दिया है। देखिए जिस प्रकार अजंता ऑफ हिमालय पेपर में आता है, अजंता ऑफ हिमालय जो है वो ताबो मठ को कहा जाता है, उसी प्रकार एलोरा ऑफ हिमालय भी किसे कहा जाता है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है। तो अगर बात की जाए एलोरा ऑफ हिमालय की, हिमालयाज की, तो एलोरा ऑफ हिमालय जो है वो मसरूर रॉकेट टेम्पल, जो कि कांगड़ा में है। कहाँ पे है मसरूर रॉकेट टेम्पल, कांगड़ा में है, और इसे एलोरा ऑफ हिमालयाज कहा जाता है। बहुत दफ़ा ये दोनों क्वेश्चन परीक्षा में पूछे। उसी प्रकार भरमौर में क्या है, भरमौर में जो है वो 84 टेम्पल्स है। इस बात को आपने याद रखना है कि 84 टेम्पल्स कहाँ पे है। तो 84 जो टेम्पल्स है वो भरमौर में स्थित है। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद आगे बात करते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन से 10 से 12 क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर खिचड़ी भी कभी कभार पक सकती है। लेकिन इतने क्वेश्चन रिवाइज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीके की नॉलेज आपको पहले भी होती है, और अगर पहले नहीं है तो इन सभी क्वेश्चनों को आप अपने कॉपी पेन में लिख ले, जो मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ। तो संसार चंद द्वितीय ने किस वर्ष कांगड़ा राजशाही के राजा बने। अगर बात करता हूँ मैं संसार चंद द्वितीय की, तो ये कांगड़ा राजशाही के जो राजा बने थे वो 1785 एडी में बने। 1775 एडी में जो है वो कांगड़ा राजशाही के जो राजा बने थे संसार चंद द्वितीय। अगर मैं संसार चंद की बात करता हूँ, और ये घमंड चंद इनके जो दादाजी थे, तो याद रखना घमंड चंद के संसार चंद का क्या संबंध था। तो घमंड चंद का जो है वो संसार चंद से दादा पोते का संबंध था। इस बात को आपने याद रखना है।
संसार चंद की स्टोरी कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, थोड़ी बहुत मैं यहाँ से आपको संसार चंद की स्टोरी सुनाऊंगा। संसार चंद ने क्या किया था कि बिलासपुर, सिरमौर और कुछ राजाओं को, ज़्यादातर तो बिलासपुर के राजाओं को इसने बहुत परेशान कर दिया था। अब बिलासपुर के एक राजा थे महानचंद, इन्होंने क्या किया 1794 में जो है वो गोरखा कमांडर होते थे अमर सिंह थापा, वो परेशान आकर इन्होंने अमर सिंह थापा को बुलाया और अमर सिंह थापा ने संसार चंद में 1805 के आसपास जो है वो अटैक कर दिया। और ये अटैक जो किया वो महल मोरियो में, कहाँ पे किया था, महल मोरियो। अब क्वेश्चन पूछने वाला आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो ये महल मोरियो है ये कहाँ पर है। तो महल मोरियो की अगर बात की जाए तो महल मोरियो जो है ये हमीरपुर में है, इस बात को आपने याद रखना है। और गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा ने महल मोरियो में संसार चंद के साथ युद्ध लड़ा और इनको हरा दिया। इसके बाद ये कांगड़ा किले में भाग गए थे और इन्होंने जो है वो ज्वालामुखी की संधि की थी 1809 में महाराजा रंजीत सिंह के साथ। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाते हैं। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है। अगर बात की जाए मोहिनी अट्टम की, तो मोहिनी अट्टम जो है वो केरल का एक लोक नृत्य है और प्लस क्लासिकल डांस भी है। एक होता है शास्त्रीय नृत्य और एक होता है लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य होते हैं जो प्राचीन समय से, एंशियंट टाइम से चले आ रहे हैं, उनको बोला जाता है। जो बहुत पहले से, जब से हमारे ऋषि मुनि हुआ करते उस टाइम से ये नृत्य जो है वो आ रहे हैं, तो इनको हम क्लासिकल डांस। शास्त्रीय नृत्यों की जो संख्या है वो 8 है। देखिए सबसे पुराना जो शास्त्रीय नृत्य है वो तमिलनाडु का है और उसका नाम है भरतनाट्यम। पूछा जाता है सबसे प्राचीनतम जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है, तो वो कौन सा है, भरतनाट्यम। किस राज्य में किया जाता है, तो आसान भाषाओं में बताएंगे, तमिलनाडु में किया जाता है। उसी प्रकार अगर बात की जाए गुजरात का कोई शास्त्रीय नृत्य नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है वो लोक नृत्य जरूर किया जाता है। गरबा आपने सुना होगा, तो गरबा कहाँ पे किया जाता है, गुजरात में किया जाता है। उसी प्रकार अगर बात किया जाए उड़ीसा में शास्त्रीय नृत्य है जिसका नाम है उड़ीसी, बहुत आसान है। केरला में दो शास्त्रीय नृत्य है, एक तो है मोहिनी अट्टम और दूसरा जो इसके साथ अगर परीक्षाओं में पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा, कथकली। तो कथकली और मोहिनी अट्टम अगर आएगा पेपर में, बहुत दफ़ा आया भी है, तो क्या बोलेंगे, केरल में। गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है, अब गलती नहीं करनी, अब पढ़ने लग जाना है। अभी भी बहुत कुछ हो सकता है, अगर आप अभी भी तैयारी कर रहे हैं ना, लास्ट के 10 दिनों में भी आपका पेपर निकल सकता है। इसलिए आप रेडी रहे, आपको मेहनत करनी, मैं आपके साथ हूँ। और कल से, क्योंकि अभी जो मैंने पिछली कल जो वीडियो डाली थी, मैं चूड़धार की यात्रा पे गया था और मैंने वहाँ पे भगवान से प्रे भी किया है कि जितने भी यूथ अध्ययन के स्टूडेंट हैं उनका, और जो हमारी चूड़धार की सबसे ऊंची चोटी है जहाँ पे हमारे भोलेनाथ हैं, वहाँ पे मैंने ये मांगा था, जहाँ पे बहुत कम लोग वहाँ पे ऊपर जाते हैं शिवलिंग के पास, तो मैं वहाँ पे आपके लिए प्रे करने गया हूँ। तो इस बार जो हम क्वेश्चन कराएंगे, तो अगर महादेव का आशीर्वाद रहा तो उसी में से मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर बात करता हूँ मैं यहाँ पे कुचिपुड़ी, एक शास्त्रीय नृत्य बहुत दफ़ा पूछा जाता है। तो कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का है, नाटी हमारे हिमाचल प्रदेश में होती है। और लोक नृत्य अगर यहाँ पे गरबा हो गया गुजरात का। देखिए क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मैं क्लासिकल डांस की बात कर रहा था और सबसे नया क्लासिकल डांस कौन सा बना है अभी, तो सबसे नया जो शास्त्रीय नृत्य है ना, टोटल शास्त्रीय नृत्य 8 है, लेकिन सबसे नया कौन सा है, तो सबसे नया शास्त्रीय नृत्य सत्रिया जो है वो सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है। अब टेट परीक्षाओं में और अन्य परीक्षाओं में बिहू बहुत बार पूछा जाता है कि बिहू कहाँ का है, तो अगर बिहू की बात करें तो बिहू जो है असम में किया जाता है। उसी प्रकार एक यशगान, एक लोक नृत्य है, यशगान कहाँ पे किया जाता है, तो यशगान जो है वो कर्नाटक में होता है ये डांस। और रऊफ बहुत दफ़ा आता है, रऊफ। तो अगर रऊफ की बात की जाए, तो रऊफ होता है JNK में, तो यूटी जो हमारा है जम्मू कश्मीर, वहाँ पे होता है रऊफ नृत्य। तो कुचिपुड़ी आपको याद रखना है जो कि आंध्र प्रदेश में होता है, इस बात को भी आप याद। अगले क्वेश्चन की मैं यहाँ से बात करता हूँ कि रोहतांग पास की ऊंचाई कितनी है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ रोहतांग पास। देखिए रोहतांग पास की ऊंचाई आपको पता होनी चाहिए, इसकी जो ऊंचाई यहाँ पर है, इसका जो हाइट है समुद्र तल से वो कितनी है, तो 3978 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है रोहतांग पास। इस बात को आपने याद रखना है, काफ़ी इसकी ऊंचाई है यहाँ पे, क्योंकि जहाँ मैं कल गया था उसकी हाइट भी 36-47 मीटर ही थी। तो 36-47 मीटर पे भी बहुत ज़्यादा हवाएं तेज़ चलती है शाम को, जब हम वहाँ पे 6-6:30 बजे वहाँ पे थे हम, तो बहुत ठंडी ठंडी हवाएं वहाँ भी चल रही थी। तो देखिए रोहतांग पास में तो बहुत ज़्यादा ही हो, तो 300 मीटर इससे ऊंचाई है। तो आपने याद रखना इसकी जो ऊंचाई है वो 3978 है। अगर मैं रोहतांग पास की बात करता हूँ तो ये कुल्लू को लाहौल से जोड़ता है, तो याद रखना रोहतांग पास क्या करता है, कुल्लू को लाहौल से जोड़ता है। उसी प्रकार एक कुंजुम पास है, कुंजुम पास जो है वो लाहौल को स्पीति से जोड़ता है। और कुंजुम पास की जो ऊंचाई है वो
कम नहीं है, 45-20 मीटर है। उसी प्रकार एक एनिमल पास आपने सुना होगा, बहुत बार मैं आपको बताता रहता हूँ कि एनिमल दर्रा कुल्लू में है। एनिमल दर्रे की जो ऊंचाई है वो कम नहीं है, 48-80 मीटर है। उसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ आपका कुगती 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 जो दर्रा है वो लाहौल को भरमौर से जोड़ता है। उसकी अगर हाइट की बात करते हैं तो 49-61 मीटर हाइट है कुगती दर्रे की। उसी प्रकार और लाहौल को भरमौर से जोड़ता है। पिछले कल या उससे पिछले कल मैंने आपको बोला था चंद्रखेड़नी दर्रा नंगर को मलाना से जोड़ता है, कुल्लू में है चंद्रखेड़नी दर्रा। चंद्रखेड़नी दर्रा भी अधिक ऊंचाई पे 3600 मीटर की ऊंचाई पे है चंद्रखेड़नी दर्रा। तो ये जो अपर वाले हमारे लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर, शिमला, यहाँ पे जो हाइट वाला एरिया बहुत ज़्यादा है ना। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंचे दर्रे की, जिसकी हाइट है 55-80 मीटर, वो है परांगला दर्रा। तो परांगला दर्रे की जो हाइट है वो 55-80 मीटर है, इस बात को आपने याद रखना है। उसी प्रकार एक कालीचो दर्रा भी है। कालीचो दर्रे की अगर बात करते हैं, जो कालीचो दर्रा है ये लाहौल को भरमौर से जोड़ता है और इसकी जो हाइट है वो 47-30 मीटर है। कितनी है भैया? 47-30 मीटर हाइट है कालीचो दर्रे की। तो इस बात को भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सी महासागरीय धारा ठंडी जलधारा है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन करंट इज ए कोल्ड करंट। देखिए, दो प्रकार के करंट होते हैं, एक ओशियन करंट होता है, एक कोल्ड करंट होता है, एक वार्म करंट होता है। गर्म जलधारा होती है, ठंडी जलधारा होते हैं। अब अगर यहाँ पे देखा जाए लेब्राडोर जलधारा, लेब्राडोर की जो जलधारा है वो ठंडी जलधारा है। और ठंडी जलधाराओं की अगर मैं बात करता हूँ तो ठंडी जलधाराओं में एक तो लेब्राडोर की आती है। इसके अलावा और कौन कौन सी ठंडी है जो परीक्षाओं में पूछी जा सकती है, जरूर आ सकती है, क्योंकि ओशन करंट से क्वेश्चन जरूर रहता है। तो अगर बात करता हूँ मैं कि जो हमारा पेरू का जो कोल्ड ओशियन करंट है वो भी ठंडा है, कोल्ड है। कैलिफोर्निया की जो जलधारा है वो भी ठंडी है और कैनेरी करंट एक है वो भी ठंडा है। उसी प्रकार अगर यहाँ पे वार्म की बात करते हैं, वार्म जो करंट है, गर्म जो जलधारा है, वो अलास्का करंट है, फ्लोरिडा करंट है, ब्राज़ीलियन करंट है। ये सारे के सारे जो है गर्म जो है जलधाराएं हैं, इस बात को आपने याद रखना है। इनके साथ साथ अलास्का भी गर्म है और ईस्ट ऑस्ट्रेलियन और क्यूरेशो जो करंट है ये भी कैसा है, तो ये भी जो है वो गर्म जो जलधारा यहाँ पे मैं मानूंगा इसको भी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्राचीन मेसोपोटामिया सभ्यता वर्तमान में निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो अगर बात की जाए यहाँ पे मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो वर्तमान में निम्नलिखित में से किस देश में है, तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो इराक में स्थित है। इस बात को आपने याद रखना, ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा। और यहाँ से बात करते हैं, देखिए जब भी मेसोपोटामिया की बात करते हैं तो एक शहरी सभ्यता एक प्रकार की अगर हम इसको कहेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे टेट परीक्षाओं में सिंधु घाटी सभ्यता से भी क्वेश्चन आता है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहले बात होती है कि सिंधु घाटी सभ्यता कि जो पहला शहर है जो खोजा गया था वो हड़प्पा है। और हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। किस नदी के पास है हड़प्पा, तो रावी नदी। किस नदी के पास है भैया? रावी नदी के पास है। हड़प्पा की खोज किसके द्वारा की गई, तो 1921 में हड़प्पा की जो खोज है वो किसके द्वारा? राय बहादुर दयाराम साहनी। तो ये नाम आपको याद रखने हैं, राय बहादुर दयाराम साहनी जी के द्वारा जो है वो हड़प्पा की खोज की गई थी 1921 में। ठीक 1922 में एक साल बाद मोहनजोदड़ो में राखल दास बनर्जी ने किसकी खोज की थी भैया? मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में है। और मोहनजोदड़ो की अगर मैं बात करता हूँ तो मोहनजोदाड़ो जो है ये किस नदी के पास है, तो ये जो है वो सिंधु नदी के पास है, सिंधु नदी के पास, हड़प्पा रावी नदी के पास है। उसी प्रकार अगर मैं लोथल की बात करता हूँ, लोथल जो है वो इंडियन साइड है और सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है और इंडिया में है। तो लोथल गुजरात में, और इसको सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन का स्थल भी कहीं ना कहीं कहा जाता है। कालीबंगा जिसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, ये जो है कालीबंगा जो है ये कहाँ पे है, तो कालीबंगा की अगर मैं बात करता हूँ तो राजस्थान में है। और अगर मैं बात करता हूँ आपकी सूतकोटदा, तो सूतकोटदा जहाँ से घोड़े के अवशेष मिले थे ये गुजरात में है। धोलावीरा गुजरात में है और लोथल भी गुजरात में है। और अगर मैं बात करता हूँ हरियाणा में कौन सी साइड है, तो हरियाणा में जैसे बनावली हो गया, राखीगढ़ी हो गया। देमदाबाद कहाँ पे है, तो देमदाबाद बहुत इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र साइड है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ कि गोची उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। गोची उत्सव की बात हो रही है और गोची उत्सव जो है वो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में मनाया जाता है। उसी प्रकार अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ कि लाहौल स्पीति में और कौन कौन से गोची उत्सव के अलावा फेस्टिवल मनाया जाता है, तो हालदा फेस्टिवल जो होता है ये हमारा लाहौल स्पीति में होता है। ये दिवाली की तरह ये हालदा फेस्टिवल मनाया जाता है, इस बात को आपने याद रखना है। और क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लाहौल स्पीति के लोगों को लेट थोड़ा पता चला था कि श्री राम जी घर आए हैं, तो वहाँ पे ऐसी कथाएं हैं जैसा मैंने सुना है। तो ज़्यादा तो किताबों में ही अच्छे से नॉलेज दी है, हमें तो इतना ही पता है कि हालदा फेस्टिवल दिवाली की तरह जो मनाया जाता है और जनवरी के ये महीने में जो है वहाँ पे मनाया जाता है।
शिशु मेला। अगर शिशु मेले की बात की जाए तो ये भी लाहौल स्पीति में होता है। आपका पोरी मेला भी लाहौल स्पीति में है, और एक लदारचा मेला है, ये भी लाहौल स्पीति में ही होता है। देखिए, किन्नौर भी ऑप्शन में दिया, और किन्नौर के त्योहारों को जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं त्योहारों के उत्सव यहाँ पे किन्नौर की बात करता हूँ तो यहाँ पे उख्यांग फेस्टिवल होता है, तोशिम फेस्टिवल होता है, फुलेज फुलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। फुलेज भी कहाँ पे होता है? किन्नौर में। अगर मैं एक फेस्टिवल ऐसा है जो किन्नौर और लाहौल स्पीति दोनों जिलों में होता है, उसका नाम है लोसर। लोसर जो फेस्टिवल है वो किन्नौर में भी होता है और लाहौल स्पीति में होता है। इन दोनों ही क्वेश्चन को आपने याद रखना है। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी फास्ट लग रही है तो आप बीच में रोक सकते हैं और रोक के इसको सुन सकते हैं आराम से, वरना यहाँ पे यूट्यूब ने आपको ऑप्शन दे रखे, स्लो प्लेबैक स्पीड में भी आप इसको सुन सकते हैं। उसी प्रकार चंबा ऑप्शन में दिया है, तो चंबा के जी हाँ बिल्कुल हम डिस्कस करेंगे। मिंजर मेला चंबा में लगता है, और ये जो है सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ को शुरू हो जाता है, इस बात को आपने याद रखना है, सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ। और सूही मेला कहाँ लगता है? तो सूही मेला अपने चंबा में लगता है। और अगर मैं सूही मेले की बात करता हूँ, अप्रैल महीने में ये जो है सूही मेला लगता है, इस बात को आपने याद रखना है। महिलाएं और बच्चे जो है इस मेले में जाते हैं, पुरुषों का आना यहाँ पे वर्जित है, इस बात को आपने याद रखना है। और अगर मैं भरमौर यात्रा की बात करता हूँ तो ये अगस्त महीने में स्टार्ट हो जाती है। उसी प्रकार भरमौर यात्रा भी चंबा में होती है, क्योंकि भरमौर भी चंबा में है। छतराड़ी यात्रा जो है सितंबर महीने में ही शुरू हो जाती है, इस बात को आपने याद रखना है। तो भरमौर यात्रा अगस्त में शुरू होता है और छतराड़ी यात्रा जो है वो सितंबर में शुरू होता है। दोनों बातें आपको याद रखनी है। देखिए, सिरमौर के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। सिरमौर में कभी मेला लगने वाला, दिवाली कल या परसों थी, और परसों थी शायद। तो अगर मैं बात करता हूँ माता रेणुका का मेला, तो सिरमौर में लगता है माता रेणुका जी का मेला, और ये दिवाली के 10 दिन, कितने दिन बाद भैया? दिवाली के 10 दिन बाद माता रेणुका जी का मेला जो है मनाया जाता है। ये क्वेश्चन परीक्षा में आया है। और यहाँ पे एक जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मेला ये होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये मेला है। और क्वेश्चन ये भी आता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो मेला होता है उसके लिए सरकार की ओर से 5 लाख रुपए जो है वो दिए जाते हैं। ये मैं कहीं पढ़ रहा था, ज़्यादा इसके बारे में मुझे ये पैसों वाली नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे इतना आइडिया है कि शायद सरकार इसके लिए जो अंतर्राष्ट्रीय उत्सव होता है इसके लिए 5 लाख देती है। आप इस बारे में ज़्यादा खोजें ना, क्योंकि ये क्वेश्चन परीक्षा में आने वाला नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ कि जो रेणुका झील है ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील भी है और नेचुरल लेक है, और इसका जो आकार है वो सोई हुई स्त्री की तरह है। इस बात को आपने याद रखना है कि सोई हुई स्त्री की तरह, कि भैया स्लीपिंग वुमेन जो है वो किस लेक का जो आकार है, तो वो जो है वो रेणुका झील का, इस बात को आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि ऋग्वेद में उल्लेखित अस्किनी नदी का वर्तमान में क्या नाम है? अगर अस्किनी नदी की बात करें तो अस्किनी नदी का वर्तमान में नाम है चिनाब। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से व्यास ऑप्शन में दिया है, व्यास का जो वैदिक नाम है वो अर्जिकिया है। रावी की अगर बात करें तो रावी का पुरुषणी है। और अगर सतलुज की बात करें तो शतुद्री है, इस बात को आपने याद रखना। और यमुना का भी जान लेते हैं, क्योंकि हिमाचल में 5 नदियाँ बहती है बड़ी बड़ी, तो यमुना का जो वैदिक नाम वो कालिंदी है। एक बार फिर से बता रहा हूँ, चिनाब का क्या नाम था? तो अस्किनी था, चिनाब का था अस्किनी, उसके बाद था ब्यास, ब्यास का था अर्जिकिया, रावी का था पुरुषणी, और सतलुज का था शतुद्री, और यमुना का था कालिंदी। तो सारी की सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। देखिए, सबसे लंबी जो नदी है वो कौन सी है हिमाचल प्रदेश की? तो सबसे लंबी नदी जो है वो सतलुज है, ये पूछा जाता है। 320 किलोमीटर लंबी है, और ये तिब्बत के मानसरोवर झील के राकस्थान नामक स्थान से आती है। उसी प्रकार शिवकी दर्रे की अगर मैं बात करता हूँ तो शिवकी दर्रा जो है वो किन्नौर में है, इस बात को आपने याद रखना है। और यहाँ से जो है सतलुज नदी हिमाचल में एंटर होती है। जल घनत्व के हिसाब से हिमाचल की सबसे बड़ी नदी तो वो कौन सी? तो वो चिनाब है, इस बात को आपने याद रखना है कि जल घनत्व के हिसाब से हिमाचल की सबसे बड़ी जो नदी है, वाटर डेंसिटी की अगर बात करें तो वो चिनाब रिवर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये थे थोड़ा रिवर से देखा। हिमाचल प्रदेश का पुलिस के लोकप्रिय और ऑर्केस्ट्रा का नाम क्या है? देखिए, हिमाचल प्रदेश पुलिस का एक बैंड है और उसने बहुत पूरे इंडिया में अपना नाम कमाया है, और काफ़ी अच्छा उनका नेचर है, बहुत ही अच्छे से वो गाने भी गाते हैं। उनसे पहाड़ी गैलाल, उनसे बॉलीवुड फिल्में सारे आपने देखे होंगे, उनके प्रोग्राम भी। तो आजकल वो बड़े छाए हैं, तो उनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा में। तो उनका जो नाम है वो है हारमोनी ऑफ द पाइन्स। तो याद रखना, हारमोनी ऑफ द पाइन्स जो है वो ऑप्शन डी जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हारमोनी ऑफ द पाइन्स। तो याद रखना, हारमोनी ऑफ द पाइन्स जो है वो उनके ये तो पाइप्स था, ऊपर नीचे पाइन आपको देखना है। तो हारमोनी ऑफ द पाइन्स जो है वो हमारे पुलिस, हिमाचल प्रदेश की जो पुलिस बैंड है उसका नाम है, और बहुत उन्होंने नाम कमाया है पूरे भारत देश के अंदर। अगर मैं बात करता हूँ, हिमाचल प्रदेश का एक पुलिस ट्रेनिंग केंद्र भी है जहाँ पे हमारी ट्रेनिंग होती है पुलिस वालों की। अभी कांस्टेबल की जो भर्ती हो रही है ये जो है वो डरो में है। डरो कहाँ पड़ता है? ये कांगड़ा में है डरो, इस बात को आपने याद रखना है। और अगर मैं बात करता हूँ हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में डीजीपी कौन है, तो अगर डीजीपी की बात करें तो डीजीपी है डॉक्टर अतुल वर्मा। तो डॉक्टर अतुल वर्मा जो है हिमाचल प्रदेश की डीजीपी है। और अगर आपको ये क्वेश्चन सारे के सारे ना पसंद आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ यार आप ना व्हाट्सएप में जाके एक स्टेटस ज़रूर लगाएं,
क्योंकि तभी आपके दोस्तों तक आपकी बीएड के ग्रुप है उनमें ज़रूर शेयर करें। मेरी आपसे इतनी विनती है, आप हद से इन वीडियोज़ को हद से ज़्यादा जो है शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके और जो भी आपको दोस्त सगे संबंधी कोई भी मिलता है उनका बहुत अधिक फ़ायदा हो सकता है। एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे क्वेश्चन हो सीख सकते हैं। काफ़ी लोगों से जिनका टेट क्लियर नहीं हो रहा है, प्लीज़ उनको एक बार ये वीडियो सजेस्ट करें और उनसे मेरा कॉन्टैक्ट कराएं, मेरे हैंड रिटन नोट्स उन तक पहुँचे ताकि उनका भी टेट क्लियर हो। अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन की कोई भी यहाँ पे हर एक प्रकार का क्वेश्चन लाया जा रहा है कि बालू पत्थर किस प्रकार की चट्टान है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि चट्टानें 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? पहली नंबर की मैं आपको बताता हूँ। पहले होता है इग्नियस रॉक्स, फिर होता है सेडिमेंट्री रॉक्स और तीसरे नंबर की मेटामॉर्फिक रॉक्स। देखिए भैया, हिंदी भाषा में इनको बोलते हैं, इग्नियस को आग्नेय बोलते हैं, अपसादी बोलते हैं सेडिमेंट्री को, और कायांतरित चट्टानें बोलते हैं मेटामॉर्फिक को। ये तो आप नॉर्मल समझ गए, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे दोनों फॉर्म में एग्जाम में दिए जाते हैं। देखिए, अगर मैं सेडिमेंट्री की बात करता हूँ तो सैंडस्टोन जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स अपसादी चट्टान का उदाहरण है हमारा बालू पत्थर। देखिए, अगर मैं सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करता हूँ, अपसादी चट्टानों की बात करता हूँ, तो सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और शेल। देखो, परीक्षा में सैंडस्टोन आया था, अगली बार लाइमस्टोन भी आ सकता है। तो सैंडस्टोन हो गया, लाइमस्टोन हो गया और शेल हो गया, ये तीनों के तीनों अपसादी चट्टान के उदाहरण हैं। कल के लिए आग्नेय चट्टानों के भी आ सकते हैं। तो आग्नेय चट्टानों की अगर मैं बात करता हूँ तो ग्रेनाइट, गेब्रो और बेसाल्ट। ग्रेनाइट, गेब्रो और बेसाल्ट जो है ये किस प्रकार की चट्टानों के उदाहरण है? तो ये इग्नियस रॉक्स के उदाहरण है। अगर मैं मेटामॉर्फिक रॉक्स की बात करता हूँ, कायांतरित चट्टानों की, तो ये जो है वो क्वार्टजाइट हो गया, स्लेट हो गया, ये सारे के सारे जो है वो किसके उदाहरण है? मार्बल हो गया। मेटामॉर्फिक कायांतरित चट्टानों के उदाहरण है, इस बात को आपने याद रखना है। सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो पृथ्वी के यहाँ पे एरिया में जो है 73% तक जो है वो पाई जाती है। ये इस क्वेश्चन को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भूकंप का परिमाण मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द। आपको इस बात को याद रखना है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर जरूर करना है, क्योंकि अब वीडियोस थोड़ी बड़ी जरूर होगी क्योंकि आपका पेपर नज़दीक अब आ चुका है। तो विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। अगर अर्थक्वेक को मापना है, भूकंप को मापना है, तो किस उपकरण का प्रयोग किया जाएगा? तो वो उपकरण है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाएगा, इस बात को आपने याद रखना है। उसी प्रकार ऑप्शन में वोल्ट मीटर दिया है। वोल्ट मीटर जो है वो एसी और डीसी, भैया आपने सुना होगा डायरेक्ट करंट और अल्टरनेट करंट, तो अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट जो उसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वोल्ट मीटर, इस बात को आपने याद रखना है। गैल्वेनोमीटर की बात कर लेते हैं, मैं तो सारे ऑप्शन की बात कर लेता हूँ। ये करंट का जो डायरेक्शन होता है उसको पता करता है, तो डायरेक्ट करंट की डायरेक्शन को पता करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वो गैल्वेनोमीटर है। उसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ सिस्मोग्राफ, तो भूकंप के मापने का एक उपकरण है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर जो है वो ग्रेविटी को, स्पेसिफिक रूप से जो ग्रेविटी होती है उसको मेजर करने के लिए जो है हाइड्रोमीटर। उसी प्रकार एक आपने सुना होगा मैनोमीटर, तो मैनोमीटर जो है वो प्रेशर को मेजर करने के लिए होता है। और एक पायरोमीटर होता है, वो हाइट जो होता है ना, हाई टेम्परेचर को मेजर करता है पायरोमीटर। और अगर बैरोमीटर की मैं बात करता हूँ तो बैरोमीटर जो है वो एटमोस्फियरिक जो प्रेशर होता है उसको मेजर करता है बैरोमीटर। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है। अगला क्वेश्चन, और आज का ये कुछ आखिरी क्वेश्चन हम यहाँ से कर रहे हैं। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो दिया है, तो ये सारे उपकरण आपने याद रख लेने हैं। आपको कोई भी दिक्कत है, आप हमसे हैंड रिटन नोट्स अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप जल्दी से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको दिक्कत लेने वाली कोई भी बात नहीं है, लेकिन आप कितने सीरियस हो अपने प्रति, आपको पढ़ने के लिए अब टाइम देना होगा। अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन है ये कि ऑस्ट्रेलिया की सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलिया की खाद्य फसल की बात हो रही है, तो ऑस्ट्रेलिया की यहाँ पे कौन सी है? गेहूँ। गेहूँ जो है वो ऑस्ट्रेलिया की महत्वपूर्ण खाद्य फसल है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो है गेहूँ सबसे ज़्यादा होता है। वहाँ का एक एनिमल है और उस एनिमल का नाम है कंगारू, तो हमें जो है वो कंगारू पाए जाते हैं, तभी ऑस्ट्रेलिया को कंगारू भी कहा जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। कंगारू, वहाँ पे कंगारू की धरती जो है किसे कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को कंगारू की धरती भी कहा जाता है। यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं, देखिए उनको क्या कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में जो ट्रॉपिकल जो साइक्लोन आते हैं, जैसे भारत में उसको जो है वो साइक्लोन्स के नाम से चक्रवात ही कहेंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में उसको विली विली, क्या कहते हैं? विली विली कहते हैं। चाइना सी में टाइफून कहा जाता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन को चाइना सी में क्या कहते हैं? टाइफून कहते हैं। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल पूछी गई है टेट परीक्षा में, तो ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो कैनबरा में है, इस बात को आपने याद रखना है। और विली विली वहाँ पे जो है वो साइक्लोन्स आते हैं, तो इस क्वेश्चन को आपने याद रखना है। और ये सारे के सारे हमने ऑस्ट्रेलिया से पढ़ा। अगले क्वेश्चन को पढ़ने से पहले, क्योंकि आज हम इतना ही पढ़ेंगे, 7876145409 आप जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करिए और हमसे हैंड रिटन नोट जरूर ले। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए हर हर महादेव, और अगर हर हर महादेव भी नहीं लिख सकते
तो भैया शॉर्ट फॉर्म में आप जो है वो हर हर भोलेनाथ या ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करें अपने मित्रों तक, दोस्तों तक, अपने बीएड ग्रुप तक। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। और जो आपको कंटेंट चाहिए उसके बारे में भी ज़रूर बताएं। और जिसने पूरी वीडियो देखी हो मुझे व्हाट्सएप पे YA+YA जो है वो कमेंट दे दे, और नोट्स आपको 50% ऑफ में मिल जाएंगे जिसने पूरी वीडियो देखी। तो ये सीक्रेट था। हर हर महादेव, जय माँ भैयाणी, जय माँ ठारी।